लास्ट मंथ तुम्हारी सैलरी आई, अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 3 दिन बाद पता नहीं कहाँ गई। रुको, सीरियसली सोचना, कहाँ गई? ग्रोसरी हाँ, रेंट हाँ, लेकिन बाकी? ये मेमोरी लॉस नहीं है, ये एक सिस्टम है और तुम उसके अंदर हो। आज हम उसी सिस्टम को तो देंगे क्वाइटली, नंबर बाय नंबर। 2018 में एक सर्वे आया था। इंडिया के सैलरीड प्रोफेशनल्स में से 67% ने कहा कि उनकी सैलरी पिछले 3 सालों में बढ़ी है। सेम सर्वे में उनसे पूछा गया सेविंग्स रेट कैसी रही। 3/4 लोगों ने कहा सेम या वर्स, मतलब सैलरी अप, सेविंग्स फ्लैट या माइनस। ये मैथमेटिक्स कैसे काम करता है? सिंपल है और थोड़ा डार्क भी। जब पहली बार जॉब लगती है तो एक बार के लिए तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली चेंज होती है। उस पहले पेचेक पे तुम खुश हो, थोड़ा बचाते हो, थोड़ा स्पेंड करते हो, बैलेंस जैसी चीज होती है। फिर इंक्रीमेंट आता है और यहाँ से एक साइलेंट गेम शुरू होता है जो तुम खेलना भी नहीं जानते। इंक्रीमेंट आया तो अपग्रेड भी आया, नया फोन, थोड़ा बड़ा घर, एक सब्सक्रिप्शन और एक वीकेंड ट्रिप जो पहले लग्जरी थी अब डिजर्व्ड ब्रेक बन गई। जिम मेंबरशिप, ओटीटी का फैमिली प्लान, वीकेंड ब्रंच जो 400 से शुरू होता है। कोई भी आइटम अकेले प्रॉब्लम नहीं है, मिलकर प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और ये इतना स्मूथ होता है कि तुम महसूस भी नहीं करते। एक नंबर सुनाओ, अगर तुम 30,000 से 50,000 पे गए, मतलब 67% इंक्रीमेंट, तो लॉजिकली तुम्हारे सेविंग्स भी 67% बढ़ने चाहिए। पर एवरेज इंडियन सैलरीड पर्सन के लिए एक्चुअल सेविंग इंक्रीज होता है सिर्फ 10 से 15%। बाकी 50 से 55% कहाँ जाता है? ईएमआई, सब्सक्रिप्शन, अपग्रेड, इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक गैजेट और एक फीलिंग कि अब अफोर्ड कर सकते हैं। यही फीलिंग अब अफोर्ड कर सकते हैं, यही है ट्रैप का गेट। अब ईएमआई वाली बात करते हैं क्योंकि ये तो एक अलग लेवल की इंजीनियरिंग है। ईएमआई का डिजाइन ऐसे किया गया है कि बड़ा परचेज फील होना बंद हो जाए। 12,000 का फोन नहीं, सिर्फ 999 पर मंथ। 8 लाख की कार, रिलैक्स, 14,500 ईएमआई है। नो कॉस्ट ईएमआई, भाई नो कॉस्ट सिर्फ वो प्राइस है जो प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी। और ये सब इंडिविजुअली अफोर्डेबल लगते हैं। 3 ईएमआई चल रही हैं, सब मैनेजेबल। 4 हो गई, स्टिल ओके। 5, अब सैलरी आते ही अकाउंट साफ। लेकिन तुमने कभी नोटिस किया जब 5 ईएमआई चल रही होती हैं तो 6 के लिए भी हाँ बोल देते हो? क्योंकि एक और मैनेजेबल अमाउंट मैटर नहीं करता, ऑलरेडी कमिटेड फील होता है। इसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेट नॉर्मलाइजेशन। जब ओवे करना नॉर्मल हो जाता है तो डेट रिड्यूस करना अब नॉर्मल लगता है। अब अनकंफर्टेबल मैथ सुनाओ। मानो 40 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हो, बहुत कॉमन ड्रीम है। अभी 28 साल के हो, 12 साल है। अगर इन 12 सालों में तुमने कंसिस्टेंटली 20% सेव किया तो कंपाउंडिंग तुम्हारे साथ काम करता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ 5% सेव करते रहो, जो इंडिया का एक्चुअल एवरेज है, तो वही कंपाउंडिंग तुम्हारे अगेंस्ट काम करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ती है, मतलब तुम्हारी सेविंग्स की परचेजिंग पावर हर साल श्रिंक हो रही है। और लाइफस्टाइल अपग्रेड होती रही, उसकी कॉस्ट बढ़ती रही। दूसरे वर्ड्स में, तुम ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा खर्च कर रहे हो और रियल टर्म्स में पहले से पूरर हो रहे हो, स्लोली, साइलेंटली। यहाँ एक आयरनी है जो थोड़ी डार्क है। द पीपल हु आर मोस्ट ट्रैप्ड बाय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आर द वंस हु लुक द लीस्ट ट्रैप्ड। नया कार, अच्छे कपड़े, फॉरेन ट्रिप का रील, सब ठीक लग रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है। तुम्हारा कलीग जो मेट्रो से आता है और टिफिन लाता है, वो प्रोबेबली ज्यादा सेव कर रहा है तुमसे, पर सोसाइटी उससे स्ट्रगलिंग कैटेगरी में डालती है। और तुम कार ईएमआई, मॉल ट्रिप्स, ब्रांडेड स्नीकर्स। सोसाइटी कहती है डूइंग वेल। कौन डूइंग वेल है एक्चुअली? मैथ बताता है। और ये सिर्फ पर्सनल स्टोरी नहीं है। इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग्स रेट 2010 में था 30% ऑफ जीडीपी, 2030 में गिर के आया 18% पे। एक दशक में, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जब इनकम्स बढ़ रही थी, फिर भी सेविंग्स गिरी। क्योंकि ग्रोथ का मतलब स्पेंडिंग भी है और स्पेंडिंग को कल्चर बना दिया गया। ईएमआई ने उसे अफोर्डेबल बनाया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने उसे एस्पिरेशनल। तो एंड में एक सवाल, याद है वो 3 दिन जब सैलरी आई और गायब हो गई? वो पैसे किसी चीज पे गए जरूर, लेकिन क्या वो चीज 10 साल बाद भी तुम्हारे काम आएगी? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी नीड्स तुम्हारी इनकम से तेज दौड़ रही हैं और वो रेस कभी जीतने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी।